पूरे विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रहे देशों में से एक है हमारा देश भारत। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, हमारा देश किसी से भी पीछे नहीं है। ये दिन प्रतिदिन नई बुलंदियों को छूता जा रहा है। हर क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर्स इन बुलंदियों को नए आयाम दे रहे हैं और इनमें से एक है मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप। देश भर में मेडिकल और स्वास्थ्य जगत का व्यापक विस्तार तेजी से हो रहा है। चाहे अस्पतालों में आधुनिक मेडिकल तकनीकों की बात करें या बच्चों को मेडिकल शिक्षा देने की, तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप पर। नमस्कार, बिजनेस इनसाइड में एक बार फिर आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। आपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा। साथ ही साथ मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कैसे एक सक्सेसफुल मेडिकल एंटरप्रेन्योर बना जाए, इसमें क्या मुश्किलें आ सकती हैं और कैसे हम इसे एक सही अंजाम दे सकते हैं। आज इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे शो मेंटोर यानी कि सुनील कुमार गुप्ता जी शो पे हमेशा की तरह हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो आज सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। देखिए, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ऐसे ही यदि मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो उसे हम मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं जी। इसका आज की डेट में हमारे देश में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत भी है हमारे देश को और इसमें स्कोप भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही हम बात करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री और मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप की। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग जानना चाहते हैं इस दिशा में कौन कौन से बिजनेस आप इसमें इंक्लूड करते हैं। देखिए, हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप या हेल्थ केयर इंडस्ट्री अगर हम देखें तो जो ट्रेडिशनल हमारी मेडिसिन की इंडस्ट्री होती थी कि भाई आपने अपना क्लिनिक खोल लिया या नर्सिंग होम खोल लिया या हॉस्पिटल खोल लिया, वो तो है ही है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट और भी इंडस्ट्री हैं जो कि इसी के अंडर आती हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें कि डायग्नोस्टिक सेंटर खुलते हैं जिसमें कि आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, क्या उसके जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, उसको कौन सी बीमारी है या क्या किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, कैसे है। तीसरा होता है मेडिकल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करना और मार्केटिंग करना। ये इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम टोटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री देखते हैं तो मेडिकल इक्विपमेंट की इंडस्ट्री उसमें 9% शेयर है, जिसको कि अभी बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। हमारे को बहुत लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए आगे अपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो एक मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिकल इंश्योरेंस में भी बहुत स्कोप है, क्योंकि हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का अगर हम देखें तो कुल 25% लोग मेडिकल इंश्योरेंस है उनका। 75% लोग यानी कि ह्यूज 125 करोड़ लोगों में से 75% लोग ऐसे हैं जिनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। इसके अलावा अब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है टेलीमेडिसिन की। टेलीमेडिसिन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि अपना जो पेशेंट होता है अपना सारा रिकॉर्ड डिजिटल कर ले और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दे, तो उसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को आप टेलीमेडिसिन सेंटर भेज के अपने लिए ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या कैसे कौन सी दवाई पे आपको रखा जाए, कौन सी आप लें, कौन सी आप ना लें, कितने दिन लें, कैसे लें। तो इसका स्कोप हमारे देश में बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके लिए अब और एडवांस हो गया कि इसके पोर्टल बनने शुरू हो गए, ऐप बनने शुरू हो गए। आज के युवा को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो एक इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और मेडिकल स्टूडेंट के बाद आपने मेडिकल कर लिया, तो आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप बनता है कि आप ये देखें टेलीमेडिसिन शुरू करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बीमारी को ख़त्म कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर पाएँ। एक और हमारे देश में लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, उसे हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज़्म। उसका बहुत स्कोप है मेडिकल टूरिज़्म का, वो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आता है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे देश में जो डेवलपिंग कंट्री है और जो डेवलप कंट्री है, उनमें अगर एक हम सर्जरी की बात करें तो करीब 10 गुणे का फ़र्क है। डेवलप कंट्री में जितना पैसा लगता है, हमारी कंट्री में उसका 1/10 लगता है। तो इसलिए बाहर के लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो हिंदुस्तान में आएँ और यहाँ पे अपनी मेडिकल सर्जरी भी कराएं और वो उसके सर्जरी के साथ साथ उसे ऐसा माहौल भी मिले जिससे वो टूरिज्म में भी कन्वर्ट कर सके, जिससे कि उसका सेहत जो फिजिकली वो ठीक है ही है, साथ में वो मेंटली भी इस लायक हो सके कि वो अपनी बॉडी को कैरी करे और अपना सारा काम ठीक से कर पाए। इसमें मैं एक और चीज़ इंक्लूड करता हूँ, उसे हम बोलते हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की देश में बड़ी ज़रूरत है। तो यदि कोई लोग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें तो हॉस्पिटल चलाने वाले और लोग मिल जाएंगे। किसी ने नर्सिंग होम बना दिया, नर्सिंग होम चलाने वाली दूसरी टीम मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है उसमें। हम ये भी एक कह सकते हैं कि अगर हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो आपको लगता है कि अभी इस दिशा में अच्छे से कदम उठाए जाए जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनको आगे चलकर पूरी तरह से अवेयरनेस मिल पा रही है? बिल्कुल मिल पा रही है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्टूडेंट के अंदर कुछ खुद बेसिक क्वालिटी होनी बड़ी जरूरी होती है और कुछ उनको डेवलप किया जा सकता है, कुछ उनके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी होती है। तो ये हमारे स्टूडेंट को या बच्चे को पहचानना होता है कि वो क्या करना चाहता है। लेकिन अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के लिए अच्छा है कि एंटरप्रेन्योर बने, बजाय इसके कि सारी उम्र हम नौकरी मांगते रहें, हम नौकरी देने वाले बन जाएं। नौकरी देने वाले अगर हम बन जाते हैं और साथ में हम और भी ऐसे काम कर सकते हैं जब हम अपना खुद का बिजनेस या व्यवसाय या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या खुद एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो खुद एंटरप्रेन्योर बनने के बाद हमारी लाइफ, हमारी डेस्टिनी जो है वो हमारे कंट्रोल में होती है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपके मुताबिक क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इंसान में टू बी अ गुड अ सक्सेसफुल मेडिकल एंटरप्रेन्योर? जो हमारे मेडिकल या जो हमारे हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर हैं उनको ये जरूर देखना पड़ेगा कि वो अपना जो गोल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं रख सकते, वो अपना गोल जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं रख सकते। उनको साथ साथ जो सोशल कॉज है वो भी देखना पड़ेगा, जो सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं वो भी देखना पड़ेगा। वो पैसे कमाने के लिए सर्जरी या कोई भी इलाज इतना महंगा नहीं कर सकते जो कि आम आदमी की रीच से बाहर निकल जाए। उससे बेशक उनको शॉर्ट टर्म फायदा हो सकता है, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो ये बहुत नुकसानदेह वाली बात है। तो मेडिकल एंटरप्रेन्योर में मैं बोलता हूँ बाकी सब एंटरप्रेन्योर के अलावा ये क्वालिटी भी आनी जरूरी है कि वो समाज और प्रॉफिट दोनों को साथ लेके चल सके। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए। पहले के टाइम में फिजियोथेरेपिस्ट को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, पर अगर वो अच्छा काम करें, एक अपनी स्टैंडिंग लें, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी एक अपना बहुत अच्छा स्तर पे अपना सेंटर खोल सकते हैं। ब्रेक के बाद बिजनेस इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग जा रही है और आपको बता दें कि आज का शो बड़ा खास है सबके लिए, क्योंकि आज हम सीधे सुभारती यूनिवर्सिटी से आपके साथ जुड़े और साथ ही साथ जो हमारे गेस्ट ऑफ द डे हैं, अतिथि हैं आज हमारे, वो है सुभारती यूनिवर्सिटी के ही छत्रपति शिवाजी चैरिटेबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रोहित रविंदर। देश के चुनिंदा मेडिकल एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो डॉक्टर रोहित रविंद्रा का नाम उभर कर सामने आता है। उन्होंने मेडिकल को न सिर्फ एक पेशे की तरह लिया, बल्कि उन्होंने इसे अपने जीवन का लक्ष्य और अपना कर्तव्य भी बना लिया है। मेरठ में रहते हुए इन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों तक मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई, चाहे वो शहर हो या सुदूर गांव। साथ ही ये लोकप्रिय हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। हर वर्ष लोगों तक मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी पहुंचाते हैं। सो वेलकम टू द शो। एक डॉक्टर होने के साथ एक एंटरप्रेन्योर होने का डिसीजन कब सोचा और कैसे? देखिए, आज से 4 साल पहले जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसी जगह पे मुझे लैंड अप करना चाहिए जहाँ पे मैं मल्टीपल लोगों को ये सुविधा पहुँचा सकूँ, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकूँ। जिसके अंदर सबसे पहले ये था कि अगर मैं खुद डॉक्टर बन के सिर्फ अकेला इस तरह के प्रोफेशन को आगे बढ़ाता, सेवाएं देता, तो मैं उसको डुप्लीकेट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था। तो मुझे ज़रूरत थी एक टीम की। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपना प्रॉफिट, अपने स्टेक्स वो छोड़ने पड़ते हैं और उसमें आगे नया विजन और नई चीज़ लाने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिसके अंदर आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई भी कर सकें। अब जो काम मैं अकेले कर सकता था वो मैंने 3 फोल्ड्स, 4 फोल्ड्स, मल्टीपल फोल्ड्स उसको बढ़ा दिया, जिसके बाद मैंने अपनी एक हॉस्पिटल डेवलप किया, लोकप्रिय हॉस्पिटल के नाम से, जो कि एक यूनिट 300 बेडेड एक यूनिट है। और यहाँ वाला जो हॉस्पिटल है वो 1200 बेडेड है, जहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स काम करते हैं और एक सोसाइटी को एक बेनिफिट देते हैं। बिल्कुल, जैसे हम बात ही कर रहे थे सर कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना इस प्रोफेशन में ना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो प्रॉफिट है उसका, उन दोनों में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और किसी प्रोफेशन में नहीं है, सिर्फ मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप में है। जी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार हैं अपने अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी बताएं। जो फिजियोथेरेपी है उसे इतना स्टेटस नहीं दिया जाता, हमारा वो स्टेटस नहीं है इक्वल टू एमबीबीएस, ऐसा क्यों? मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। आज हमारे हॉस्पिटल में
जो फिजियोथेरेपी है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिजियोथेरेपी की वजह से आपकी दवाइयाँ बहुत कम हो जाती हैं, आपको दवाइयाँ कम लेनी पड़ती हैं, कम ड्यूरेशन में लेनी पड़ती हैं और बहुत सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी से हो जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस लोग जान गए हैं और जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी और जैसे जैसे फिजियोथेरेपी वाले अपना काम करेंगे और मेडिसिन वालों का काम कम होगा तो इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ती जाएगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? पहले के टाइम में फिजियोथेरेपिस्ट को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, पर अगर वो अच्छा काम करें, एक अपनी स्टैंडिंग ले, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी एक अपना बहुत अच्छा स्तर पे अपना सेंटर खोल सकते हैं जहाँ पे उन्हें रेफरल्स आएंगे बहुत अच्छे। साथ में हमारे यहाँ पे सुभारती में पूरा सुभारती का फिजियोथेरेपी कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन लेते हैं और काफ़ी फ्लरिश करते हैं। इसके अंदर भी अब स्पेसिफिक ब्रांचेज हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, रिहेबिलिटेशन है। तो धीरे धीरे लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस इस चीज़ की बढ़ रही है और डॉक्टर्स को भी पता चल रहा है, तो हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस और स्टैंडिंग है। इसके लिए गवर्नमेंट भी मेजर्स कर रही है, जैसे इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट मेजर्स कम ले रही है, पर लेकिन गवर्नमेंट भी एक स्तर पे आगे आके मेजर्स ले रही है, इनकी पे स्केल भी बढ़ रही है। एक और स्टूडेंट तैयार है सवाल पूछने के लिए, जी बताएं। जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक काउंसलिंग होती है, उनके लिए पब्लिक एग्जाम्स होते हैं उनके सिलेक्शन के लिए, हमारे लिए कोई काउंसलिंग नहीं होती। आपको अपने फील्ड में इतना नाम कमाना पड़ेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों इस फील्ड के तरह और ज़्यादातर लोग इसकी काउंसलिंग करनी शुरू करें, क्योंकि काउंसलिंग उसी की होती है जो ज़्यादा चलता है। ये आप लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर प्रूव करना है कि आज की डेट में फिजियोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट है मासेस के लिए। आज की डेट में स्पोर्ट्स हमारे देश में और पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हर तरह के गेम, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो क्रिकेट हो, हर एक में चाहिए। क्योंकि जब तक आदमी फिट नहीं होगा और बल्कि ज़्यादा फिट नहीं होगा, जब तक वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि इसमें काउंसलिंग है कि नहीं। हम जिस प्रोफेशन में आ गए उसमें को हम नए मुकाम तक ले जाएं, जिससे कि हमें लगने लगे कि शायद ये एमबीबीएस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या काउंसलिंग सेशंस पूरी तरह से बना दिए गए हैं उनमें? आपकी यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं और उस तरफ तक भी जाते हैं कि उनको वेरियस फील्ड्स के बारे में नॉलेज भी दी जाए कि आप आगे जाके क्या कर सकते हैं। जैसे हम अपने हॉस्पिटल में यहाँ पे जो बेड रिडन पेशेंट हैं, हमें पता है कि एक बेड रिडन पेशेंट में फिजियोथेरेपी कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट है उसकी बेटरमेंट के लिए वही इलाज अगर फिजियोथेरेपी नहीं होगी, उसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं होगी, तो उसके चांसेस कोलैप्स होने के और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर फिजियोथेरेपी होगी उसकी, तो वो उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर आ सकता है। जो पेशेंट 10 दिन के अंदर बाहर आना है, वो फिजियोथेरेपी लेने के बाद 7 दिन 6 दिन में बाहर आ सकता है। आपको क्या लगता है कि मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जिन्हें इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए? देखिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत कमी है हमारे देश में। हमारा जो आंकड़ा कहता है वो ये कहता है कि 1000 लोगों के ऊपर 3 बेड होने चाहिए। अगर हम यही आंकड़े को मान के चलें तो हमारे देश में आज की डेट में लगभग 30 लाख बेड की जरूरत है और 25 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है और लगभग 25-30 लाख नर्सेस की जरूरत है। तो इतने सारे लोगों की जरूरत है, तब कहीं जाके हम इस लायक हो पाएंगे कि हर व्यक्ति को इलाज दे पाएं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अब क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत आ गए हैं, जैसे सुभारती है, इनके मेडिकल कॉलेज बहुत आ गए हैं, साथ में हॉस्पिटल बहुत आ गए हैं, जैसे सुभारती का 1200 बेडेड हॉस्पिटल है। तो जब ये प्राइवेट क्योंकि आ गए हैं तो आज हमारी स्थिति में कुछ सुधार होना शुरू हुआ है। तो मेरे को लगता है ये दोनों को मिलके देश, हमारा सरकारें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, और हमारा एंटरप्रेन्योर, तभी हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर का दर्जा देश में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपनी एजुकेशन लेके हासिल करके अपने एक सपने को यथार्थ में बदल के एक हॉस्पिटल को खड़ा कर सकता है। उसे हम बोलते हैं मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप। आपने सोचनी है कि मैं नौकरी कितने लोगों को दूं, बजाय इसके कि आप जॉब सीकर बने, जॉब प्रोवाइडर बने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही सपना है कि हम सब लोग जॉब देना शुरू करें बजाय इसके कि जॉब मांगे। आपसे जानना चाहूंगी, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और खास करके मेडिकल एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की? मैं थोड़ी सी बात हमारे फाउंडर की भी बताना चाहूँगा, जिन्होंने सिर्फ 250 रुपये से स्टार्ट करके 250 रुपये से स्टार्ट करके और इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करा, जिनकी डायरेक्शंस पे हम चल रहे हैं आगे। हमने मल्टीप्लाई करके, फोल्ड्स में करके नंबर, वॉल्यूम इतना जनरेट कर लिया
कि हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, जिसमें कि ओपीडी हमारी 3000 से 3500 की रोज की ओपीडी है। 800 से लेके 1200 के करीब पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट रहते हैं। इन सब को देखते हुए हम कहीं ना कहीं अपने फंड्स को डुप्लीकेट किया और मीट आउट कर पा रहे हैं। अगर हमने इतना मासेस को क्रिएट किया है तभी हम इस चीज को प्रॉफिटेबिलिटी में ला पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आप। मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या कदम सरकार ने उठाए, इस बारे में बात करेंगे। पर फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सवालों और जवाबों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं कहना चाहूँगा जो मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप है, आज जो मेडिकल के बच्चे हैं और वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा अपने कौशल को निखारिए और अपने करैक्टर को उच्च स्तर पर रखिए, तभी आप मेडिकल प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ब्रेक के बाद बिजनेस इनसाइड में मैं नमिता एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। एक स्टूडेंट है जो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आइए उनका सवाल भी जान लेते हैं। जी बताएं। मेरा सवाल सुनील सर से है। सर, मेरा मीडिया प्रोडक्शन लाइन में बहुत इंटरेस्ट है एंड इन फ्यूचर मैं मेरठ में एक स्टूडियो सेटअप करना चाहता हूँ। तो क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसीज हैं जो मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर सकें जिनसे मैं अपना स्टूडियो सेटअप कर सकूं? सबसे पहले इनको एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा कि इनको लोन कितना चाहिए, इनको क्या इक्विपमेंट चाहिए, कहाँ लगाना चाहते हैं, वो जगह किराए पे लेना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। अगर किराए पे लेना चाहते हैं तो कितने इक्विपमेंट लगेंगे, उनकी कॉस्ट क्या होगी, इनके अपने पास कितना पैसा है, कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, उनकी सैलरी क्या होगी 3 महीने की। तो इन सबको देख के इन्हें देखना पड़ेगा कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आती है, उसमें 25% इनको डालना पड़ेगा, 75% लोन मिलेगा। फिर लोन का क्वांटम कितना होता है, तो अगर लोन का कम क्वांटम है तो मुद्रा, और ज़्यादा क्वांटम है तो एमएसएमई मिनिस्ट्री की योजना CGTM जो है उससे ये 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, बिगर किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, जो देश में पहली बार हुआ है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी शिप्रांशु पांडे का यहाँ इस मंच पर। तो मेरा अगला सवाल आपसे है सर कि आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री में होने के बाद कि जो मेडिकल सिनेरियो आजकल चल रहा है उससे पूरी तरह आप सेटिस्फाई हैं? सरकार बहुत सारे कदम ऐसे ले रही है जो कि अच्छे हैं, पर लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वो सुविधा हर एक को नहीं मिल पा रही। मेडिकल का स्तर हमने यहाँ पर मेरठ में अपने हॉस्पिटल में बड़ी सारी सुविधाएं बढ़ा दी हैं। जैसे कि कार्डियक में अगर आप देखें तो हमने 2 कैथ लैब यहाँ पे ओपन करी हैं, जिसके अंदर जो ट्रीटमेंट पहले सिटी के अंदर 1.5 लाख रुपए में होता था वो आज की डेट में 90,000 रुपए में हो रहा है। बड़े सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि सरकारी हैं जहाँ पर सुविधा है और कम दामों पर सुविधा उपलब्ध है, पर लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, लोग ज़्यादा, पेशेंट्स का नंबर ज़्यादा होने की वजह से वो सुविधा उन्हें टाइमली नहीं मिल पाती। तो हम सबसे मेडिकल स्टूडेंट से ये भी गुजारिश करते हैं कि वो अपना एक बिजनेस सेटअप करें, इस फील्ड में आगे आएं और अच्छी सुविधा प्रोवाइड करें। सर आपसे जान लेते हैं कि सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार बहुत स्टेप उठा रही है। जैसे सरकार ने 2 नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, एक का नाम है सेहत और एक का नाम है जन औषधि केंद्र। उनकी प्लानिंग है कि मार्च 17 तक 3000 जन औषधि केंद्र खोले जाएं, जहाँ की आपको जेनेरिक मेडिसिन जो है, सस्ती मेडिसिन मिल सकें। तो सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और किसी भी सरकार को आने में, नए आइडिया देने में, शुरू करने में, इंप्लीमेंट करने में समय लगता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं वो सब, जितने भी हॉस्पिटल खुलते हैं, ये सब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में खुलते हैं, जो कि पूरा फ्रेमवर्क सरकार ने तैयार किया है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आएँ और अपना उसमें हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर खोलें और लोगों को फायदा पहुँचे। और मैं साथ में ये जरूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी देख रहे थे कि आप बहुत सारे इलाज ऐसे करते हैं जो कि बाहर लाखों रुपए के हैं और आपके यहाँ कुल 500-700 या 1000 में हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें जनता के लिए काम करना चाहिए। और मैं कहूँगा बाकी भी सब जो हैं, आप कोशिश करें जितना कम से कम पैसों में इलाज कर सकें, वो बेहतर होगी। बिल्कुल सही। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सरकार को? हम ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि सरकार इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट सेंटर्स ऐसे खोले जिसके अंदर ये सुविधा रूरल टर्शरी केयर या सेकेंडरी केयर गांव के लेवल पे भी उपलब्ध कराई जा सके। हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट को, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनको भी कहीं ना कहीं पे सुविधा प्रोवाइड करी जाए, जिससे और अच्छे स्किल्ड डॉक्टर बाहर निकले
और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को वो सर्व कर सके। बिल्कुल सही। आपको ये लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो पूरी तरह से सक्षम है? मुझे लगता है कि सरकार को अब करना चाहिए। अभी तक हमारा जो पूरा मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें जो हमारे हॉस्पिटल खुलते हैं या जो हमारे क्लिनिक खुलते हैं, जो मेडिकल मान लीजिए आपने मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो वो अभी तक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ही खुलते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी खुलने शुरू हों, जिससे कि वो मेडिकल कॉलेज अपना खोलें और उसमें जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसका भी उनको रिटर्न भी मिल सके और उससे जनता को भी फायदा हो सके। अच्छा, इसी के साथ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अपना खुद का एक मेडिकल क्लिनिक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे हम सुभारती यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, उनको ऑलरेडी 4.5-5 साल के अंदर इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि वो डायरेक्टली अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। किसी भी फील्ड में, अगर जैसे मान लीजिए सर्जरी है, तो सर्जरी के फील्ड में ट्रेन होने में डॉक्टर को समय ज़्यादा लगता है, तो वो 1-2 साल की अपनी रेजिडेंसी किसी भी जगह में, किसी अच्छे कॉलेज में या किसी के अंडर, हाईली स्किल्ड डॉक्टर के अंडर कर सकते हैं और उसके बाद वो अपना क्लिनिक या अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। छोटे स्तर पर स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसे बड़ा अंजाम दे सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? मैं कहना चाहूँगा कि आपने अगर मेडिकल की पढ़ाई पूरी की तो आप सिर्फ अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल पे ध्यान ना दें, बाकी जो मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप है उन पे ध्यान दें। जैसे टेली मेडिसिन है, उसके ऊपर ध्यान दें आप, जिसका स्कोप आने वाले 20 साल में बहुत बड़ा है। मेडिकल टूरिज्म पे ध्यान दें, जिसका कि हमारे देश में स्कोप आगे आने वाले 20 साल में बहुत बड़ा है। इसी प्रकार से आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट होते हैं हमारे मेडिकल इक्विपमेंट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दें, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ट्रेडिशनल जो नर्सिंग होम, क्लिनिक और हॉस्पिटल है, इनको छोड़ के काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। सर, इसी के साथ जानना चाहूंगी आज का सिग्नेचर कमेंट ऑफ द डे क्या है? मैं कहना चाहूँगा जो मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप है, आज जो मेडिकल के बच्चे हैं और वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा अपने कौशल को निखारिए और अपने करैक्टर को उच्च स्तर पर रखिए, तभी आप मेडिकल प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। सर, बड़ी उम्दा और कमाल की बात आपने कही। इसी के साथ जो हमारी रीत है कि हम अपने हर गेस्ट ऑफ द डे को सविनियर प्रेजेंट करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप यहाँ आए और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर की। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर, आपका भी थैंक्स करना चाहूंगी जो इतनी सारी गाइडेंस दी आपने बच्चों को और उनको सजेस्ट किया कि वो आगे चलकर क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू। तो देखा आपने, बिजनेस इनसाइड में हमेशा आपको टिप्स मिलती आई हैं और मिलती रहेंगी कि आप खुद का बिजनेस कैसे सेट करें, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बने। फिलहाल आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि ये शो आपका अपना शो, यहाँ पर आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम है। तो आप हमें एसएमएस के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू और ईमेल के थ्रू अपने सजेशंस या सवाल जरूर भेज सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।